हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोगों की जो प्रश्नोत्तरी है वो यस टेट के सेकंड पेपर की है, यानी कि पीजीटी के लिए जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। एलिजिबिलिटी टेस्ट एक तरह से कह सकते हैं। उसी के पेपर को हम लोग देखेंगे और इसके माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और हमको किस तरह से तैयारी करनी है आगे की परीक्षाओं के लिए। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन किस इतिहासकार ने किया? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, हरिऔध। सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आप लोग ये जानते होंगे कि जो हमारे इतिहास लेखन की परंपरा रही है उसमें वर्णानुक्रमी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, अनेक पद्धतियों से इतिहास लिखे गए। तो इसमें विभाजन से ही पूछा गया है। जो पद्धतियां लिखी गई हैं, लेखन की पद्धतियां जो हैं, तो वो किस आधार पे, मतलब प्रवृत्तिगत आधार पे विभाजन किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किया है? 10, 11, 12, 13। आप लोगों को बताना है कि आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किए हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया था ना कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किया था, और वीरगाथा काल कहने के पीछे इन्होंने कुछ किताबों का मत दिया था कि ये किताबें हैं और इसके आधार पे हम आदिकाल को वीरगाथा काल कहेंगे। तो वही आपको बताना है कि कितने पुस्तकों को आधार बना करके इन्होंने कहा था। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। इन्होंने 12 पुस्तकों को आधार बना करके कहा था कि आदिकाल का नामकरण किए थे। और देखिए, 12 पुस्तकों के जो नाम है उसको मैं आपको बता दूं। जैसे खुमान रास हो गया, विजयपाल रास हो गया, विसल देव रास हो गया, पृथ्वीराज रास हो गया, जयचंद्र प्रकाश हो गया, उसके बाद जय मयंक जस चंद्रिका हो गया, परमार रास हो गया, रणमल छंद हो गया, हमीर रास हो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। ये रचनाओं को लेकर के इन्होंने ये नामकरण किया था कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रहेगा। और इसमें देखिए, ये भी पूछा जाता है कि इसमें उन्होंने किन पुस्तकों को देश भाषा काव्य, मतलब देश भाषा नामकरण किया था। तो वो हो जाएंगी विजयपाल रासो, हमीर रासो और कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो ये चीजें, जैसे कुछ डीपली क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इन चीजों को ध्यान देना आपके लिए जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किया है? देखिए, तो शुक्ल के इतिहास से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। इन्होंने उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा है। अगला प्रश्न कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है। तो देखिए, आधुनिक काल को गद्य काल आपके शुक्ल जी ने कहा है, यानी कि देखिए शुक्ल जी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना है? तो इन्होंने जो आधुनिक काल का प्रारंभ है वो 1843 ईस्वी से माना था। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सर्वप्रथम हिंदी इतिहासकार ने विधेयवादी दृष्टिकोण से साहित्य इतिहास लिखा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने विधेयवादी दृष्टिकोण के आधार पर इतिहास लिखने का प्रारंभ किया। ठीक है। अगला प्रश्न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? देखिए, ये क्वेश्चन तो हमेशा बनते हैं कि किसने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना। और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि
ये 8-10 लेखक हैं और उन्हीं के मत हैं कि किसने प्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिक माना और किसने अर्ध प्रमाणिक माना। यदि आप सब नहीं याद कर सकते हैं तो कम से कम रामचंद्र शुक्ल, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक दो नाम और आते हैं जो इसमें कर्नल टाड हो गए और दशरथ ओझा हो गए। इन लोगों का ये चीज़ें, ये नामों को जरूर आप लोग ध्यान दीजिए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है, तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण क्या किया गया। तो इन्होंने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया। ये देखिए, ये आपके ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन रहा है। उसमें पूछा गया था कि किन पुस्तकों को आधार बना करके आदिकाल का नामकरण किए थे, और यहाँ पे पूछा गया है कि आदिकाल का नामकरण क्या किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। तो आदिकाल को आपके बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है कि घनानंद रीतिकाल के किस शाखा के कवि हैं। तो ये रीति मुक्त कवि हैं। ये रीति परंपरा से हमेशा मुक्त रहे। अगला है कि भूषण किस रस की कवि हैं। तो भूषण जी वीर रस के कवि हैं। इन्होंने छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ये सब रचनाएं लिखी थी। अगला है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10, 8, 16, 18 बताइए। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है और ऑप्शन भी ऐसे ही आते हैं। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 भागों में है। अगला प्रश्न कि हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है उसको आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। ठीक है, और एक इससे रिलेटेड प्रश्न ये बन जाएगा कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो लिखे थे वो, जैसे हिंदी साहित्य का विकास, वो आपके शुक्ल जी ने लिखा था। तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी जो सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। और कब लिखे थे। तो 1940 ईस्वी में लिखे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ के हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कवित्व का परिचय मिलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 84 वैष्णवन की वार्ता। इसमें दो रचनाएं आती हैं, 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। इन्होंने अंधेर नगरी नाटक लिखा था। अगला है कि झरना, आंसू, लहर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो देखिए झरना, आंसू, लहर आपके प्रसाद जी ने लिखा है। अगला है कि काव्य रचना की मैं शैली अथवा उत्तम शैली किस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। तो देखिए मैं शैली आपके निराला जी ने अपनाया था। मैंने मैं शैली अपनाई, उन्होंने ये कहा भी था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद। अगला कि निम्न में से किस कवि का वास्तविक अथवा आरंभिक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र जो है वो नागार्जुन जी को कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1936 से लेकर 1943 तक, क्योंकि 1936 में ही आपके प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी
और प्रगतिवादी वहीं से काव्य स्टार्ट हुआ, उसके बाद प्रयोगवादी काव्य स्टार्ट हुए। अगला है कि इनमें से कौन सा कवि तारसत्ता का नहीं है। आपको बताना है कि इनमें कौन तारसत्ता कवि नहीं है। देखिए जो पहला तारसत्तक आया था उसका नाम सिर्फ तारसत्तक था, पहला नहीं था। उसके बाद द्वितीय तारसत्तक, तृतीय तारसत्तक, चतुर्थ तारसत्तक। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती, ये तारसत्तक की कवि नहीं है। अगला है कि अंधा युग किसकी रचना है। तो अंधा युग देखिए एक गीत नाट्य है जिसको कि आपके धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है। तो आपकी महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू कहानी लिखा है। महादेवी जी आपके जानवरों से बहुत प्रेम करती थी, इस पर इन्होंने पूरा एक काव्य संग्रह लिखा है जिसमें गिलहरी हो गई, आपका हिरन हो गया, मोर हो गया, सबको लेकर के लिखे हैं। अगला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस विधा की रचना है। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं वो निबंध है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला निबंध। अगला है कि चरण दास चोर किसकी नाटक कृति है। आपको सही उत्तर का चयन करें कि चरण दास चोर किसने लिखा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हबीब तनवीर, इन्होंने ही चरण दास चोर लिखा है। अगला है कि भारतेंदु युग की केंद्रीय विद्या क्या है। तो भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विद्या थी वो नाटक थी। नाटकों में ये लोग सिद्धहस्त थे और इन्होंने बहुत नाटक लिखे हैं। अगला है कि आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है। तो शरत चंद्र चटर्जी, इनकी जीवनी आवारा मसीहा है। अगला, महादेवी वर्मा ने किस रेखा चित्र में कल्पवास की स्मृतियों का चित्रण किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा में इन्होंने सभी का चित्रण किया। यही प्रयाग के अपने जो स्नान मेला लगता है तो उसका जिक्र हुआ है इसमें, कि किस तरह से लोग आते हैं कल्पवास में, कल्पवासी रहते हैं और कैसे कैसे जीवन यापन करते हैं, उसकी पूरी स्टोरी उसमें बताई गई। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है। तो ये तो प्रश्न लग रहा है रिपीट हुए, हाँ शरत चंद्र की है जीवनी। अगला है कि बोलती प्रतिमा किसकी रचना है। सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए जो बोलती प्रतिमा है उसको आपके श्री राम शर्मा ने लिखा है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकदेव नेहरू संस्मरण के रचयिता कौन है, बताइए। आपके सामने देखिए ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करिए कि लोकदेव नेहरू ये संस्मरण किसने लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि बादशाह दर्पण जीवनी साहित्य के लेखक कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए यहाँ पे तो 4 ऑप्शन है, आप लोग ट्रिक कर ले रहे हैं, लेकिन जब पीजीटी का पेपर देंगे तो उसमें 1, 2, 3 ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन रहेगा वो रहेगा एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक सही है, और जो 5वां ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कि इनमें से कोई नहीं सही है। वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत तगड़ी क्रिएट होती है, तो उससे लड़ने के लिए आप लोग तैयार रहिए। अगला प्रश्न है कि किस स्त्री रचनाकार ने हम हसमत लिखकर संस्मरण विधा को एक नया आयाम दिया। तो किरड़ा सोबती, इन्होंने ही हम हसमत लिखा है। अगला है कि किस रचनाकार ने पथ के साथी में अपने समकालीन साहित्यकारों की रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। तो महादेवी वर्मा ने, आपका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला है कि उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी। तो 1915 में प्रकाशित हुई थी, उसने कहा था, चंदा शर्मा गुलेरी ने लिखा है। और उसने कहा था कहानी का मुख्य पुरुष पात्र कौन है। तो लाना सिंह है। लाना सिंह सूबेदारनी से बचपन में प्रेम करता है। और ये देखिए अगला प्रश्न है कि तेरी कुड़माई हो गई किसने पूछा।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाना सिंह ने पूछा था, बचपन में गया था। तो मंगरे। अगला प्रश्न है कि पंचलाइट की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो गोधन है। अगला, फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कथाकार हैं? आंचलिक। देखिए, इन प्रश्नों को दिखाने का मतलब यही है कि आपकी स्टेट में इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग इसको देख करके उस आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये स्टेट इतना कठिन पेपर नहीं होता है, 75 क्वेश्चन आपको सही करना होता है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। पति के मृत्यु के पश्चात भगत जोगिनी किसकी पत्नी बनकर जीती है? तो देखिए, जो आपके ये स्टेट में जो स्पेशल कहानियां लगी हुई हैं उससे एक क्वेश्चन बना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अपने सौतेले पुत्र की। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? तो भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को हुआ था। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास में कौन से पात्र की पहचान दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में की जाती है? तो मेहता जी का। जो मेहता हैं वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहते हैं और मालती से इनका संवाद चलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन एक गोदान उपन्यास का पात्र है? बताना है। तो देखिए, ये जो ओमकार नाथ हैं ये गोदान उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक पात्र पेशे से डॉक्टर है? तो देखिए, जो पेशे से डॉक्टर है वो मालती है, वो विदेश से पढ़ के आई थी और डॉक्टर थे। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन गोदान में किसका है? तो ये मेहता जी कथन कहते हैं जब भाषण दे रहे होते हैं तब। अगला है कि डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट, वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। यह उद्धरण किस उपन्यास से लिया गया है? तो देखिए, ये आपके मैला आंचल का है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न कि मैला आंचल उपन्यास का कौन सा पात्र सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है? तो कालीचरण, ये सोशलिस्ट रहता है। चंद्रगुप्त नाटक किसकी रचना है? तो चंद्रगुप्त नाटक आपके प्रसाद जी ने लिखा था। इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं, तो इनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक का प्रधान स्वर क्या है? तो चंद्रगुप्त नाटक का जो प्रधान स्वर है वो राष्ट्रीयता है। अगला प्रश्न कि मगध की राजकुमारी का नाम क्या है? तो कल्याणी, जो रहती है वो मगध की राजकुमारी रहती है। अरुण मधुमय यह देश हमारा निम्न में से किस पात्र का गीत है? तो कार्नेलिया कहती है। इसी से स्कंदगुप्त नाटक स्टार्ट होता है, मतलब अरुण यह मधुमय देश हमारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मोहन राकेश की रचना नहीं है? तो उन्होंने कामायनी ने लिखा था। कामायनी आपके प्रसाद जी की रचना है। अगला है कि आषाढ़ का एक दिन के प्रथम अंक के अनुसार मल्लिका ने किसका साक्षात्कार नहीं किया था? तो प्राकृतिक सौंदर्य का। अगला है कि इस नाटक की नायिका कौन है? तो मल्लिका। दरअसल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आषाढ़ के एक दिन जो नाटक है उसकी जो नायिका है वो मल्लिका है, अंबिका उनकी मम्मी रहती हैं। अगला है कि गेहूं और गुलाब में गेहूं किसका प्रतीक है? तो गेहूं जो है वो भौतिकता का प्रतीक है। अगला है कि आचरण की सभ्यता के लेखक के अनुसार आचरण का निर्माण कैसे होता है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी। उसका सिर तो शिलाओं के ऊपर घिस घिस कर बनता है, उसके फूल तो सूर्य की गर्मी और समुद्र के नमकीन पानी में बारंबार भीगकर और सूखकर अपनी लाली पकड़ते हैं। वह केवल मन के स्वप्नों से कभी नहीं बना करता। ये सभी सही। अगला प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता के लेखक के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है? तो प्रेम की भाषा। प्रेम की भाषा में शब्द नहीं होते हैं, वो महसूस करने की चीज है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध को किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ये देखिए, ये गलत आंसर दिया गया है आपके स्टेट की तरफ से। आप इस पे आपत्ति कर सकते हैं, क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही लिखा है। तो आप लोग इस पर जरूर कंप्लेन करें। ठीक है, अगला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं में द्विवेदी जी के अनुसार इंडिपेंडेंस का सही अर्थ क्या है? तो आपका हो जाएगा अधीनता। अगला प्रश्न कि श्रद्धा का व्यापार स्थल है, प्रेम का एकांत। खाली स्थान में क्या भरना है? तो आपका सही हो जाएगा विस्तृत। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत, क्योंकि यहाँ जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है उसके प्रति कोई दूसरा भी श्रद्धा करता है तो हमें कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन जो प्रेम होता है वो एकांत होता है। ये प्रेम आप केवल एक से करते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि ये विस्तृत हो, ये केवल और केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। अगला है कि धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धा। श्रद्धा से धर्म की पहली सीढ़ी है। पैरों पर की है पड़ी हुई मिथिला भिखारी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियां सारी। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय कविता। अगला है कि रत्नसेन कहाँ का राजा था? तो रत्नसेन चित्तौड़गढ़ का राजा था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। अगला है कि कंठ अभिलाख मन ही पंकज अहिनिश कोर अघोर। किस कवि किसके पद कमल को अघोरने की बात कर रहे हैं? बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राधा के। अगला है कि जय जय भैरवी असुर भयावनी किस प्रकार का पद है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यह देवी वंदना का पद है। ठीक है, अगला प्रश्न, तुमुल कोलाहल कलह में कवित्व कहाँ से उद्धृत है? तो कामायनी से। राजा दशरथ के मंत्री कौन थे? तो सुमंत थे। अगला प्रश्न, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य और विठलनाथ के शिष्यों को मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना की गई थी और अष्टछाप की स्थापना आपके विठलनाथ ने किया था। वल्लभाचार्य उनके पिता थे और वो उनके गुरु भी थे। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताना है आपको। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। अगला है कि दिवस का अवसान समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है कि कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? तो चरणों और यति दोनों में।
ठीक है। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वहां पे दोहा होता है। ठीक है। और इसी का जब उल्टा हो जाता है तो सोरठा हो जाता है। निम्न में से कौन सममात्री छंद है? बताइए किसमें सममात्री छंद है? आपका चौपाई हो जाएगा। चौपाई के चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न कि दोहा और रोला को मिलाने से कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला को मिलाने से आपका कुंडलिया छंद बनता है। अगला प्रश्न, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शैव दर्शन पर आधारित। अगला प्रश्न, नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र, गुण संधि हो जाएगी। निरोग शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? निह रोग, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्र उपसर्ग के योग से बना है? तो प्रख्यात, क्योंकि प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्युत्तर, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, इसमें प्र हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से अरबी फारसी का प्रत्यय कौन सा है? तो आबाद है। अगला, नदी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो सरिता, नदी का समानार्थी सरिता है, ये पर्यायवाची टाइप में। वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है, तो पुनरुक्ति दोष। अगला है कि आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह किस पत्र को लिखते थे? तो बताना कि लक्ष्मण सिंह किस पत्र को निकालते थे? तो प्रजा हितैषी। अगला प्रश्न है कि मतवाला का प्रकाशन 1923 ईस्वी में कहाँ से हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता से। अगला प्रश्न कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा परिषद पत्रिका। अगला है कि बाबूराव विष्णु पराड़कर किस दैनिक पत्र के संपादक थे? तो आज के। डॉक्टर धर्मवीर भारती धर्मयुग का प्रकाशन कहाँ से करते थे? बंबई से। त्रैमासिक नागफनी का संपादक का नाम क्या था? तो सपना सोनकर। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से छपने वाली हिंदी भाषा की पत्रिका है आजकल। किस रचना का पहली बार हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हिम तरंगिणी, तीसरा ऑप्शन। निम्न में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इन चारों में से बताना है तो कलम का सिपाही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये तो सभी लोग जानते हैं आप लोग कि उर्वशी पर मिला है, उर्वशी पर ज्ञानपीठ मिला है, और संस्कृति के 4 अध्याय पे आपका साहित्य अकादमी। राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान 2022 से किस कहानी को सम्मानित किया गया? तो एक चट्टान गिरती है खामोशी की नींद में, तीसरा। अगला है कि हिंदी साहित्य के किस रचनाकार को बुकर पुरस्कार उसके उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गीतांजलि श्री, दूसरा ऑप्शन राइट।
अगला है कि रेत समाधि उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो देखिए रेत समाधि का जो अंग्रेजी अनुवाद है उसको डेजी रॉकवेल ने किया है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार भाषा को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भाषा को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग की भाषा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी शब्द राष्ट्रभाषा में नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक। अगला प्रश्न कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में कौन सी भाषा न्यूनतम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। कोंकणी की आधिकारिक भाषा क्या है? मतलब कहाँ की कोंकणी आधिकारिक भाषा है? तो दमन और दीव की। अगला प्रश्न कि बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करिए। तो बोडो जो है वो असम में बोली जाती है। ठीक है। अगला कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की गई? तो वंदे मातरम जो संस्कृत में है और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इनमें से कौन शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विभेदीकरण। विभेदीकरण नहीं, बाकी स्मृति, समझ, चिंतनशीलता ये सब है। अगला है कि स्मृति स्तर पर शिक्षण आधारित है। तो देखिए स्मृति स्तर पर जो शिक्षण है वो SR सिद्धांत पर आधारित है, SR थ्योरी। अगला प्रश्न गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला हो जाएगा कि बच्चा वस्तु को समग्र रूप में देखता है और फिर उसके हिस्सों को, ठीक है, पहले पूरे रूप में देखता है फिर उसके बाद एक एक पार्ट को। ठीक है। अगला ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा क्षेत्र प्राप्त करना, प्रतिक्रिया देना, मूल्य निर्धारण करना आदि जैसे सिद्धांतों से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 भावनात्मक क्षेत्र। अगला है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में सीखने का उच्चतम स्तर है। तो मूल्यांकन। देखिए ये आपके शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने अपने स्कूलों में EDU-SAT तकनीकी स्थापित की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी कहानी का गुण नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिस कहानी में
कई किरदार हों और वह बहुत रोमांच पैदा करती हो। ये अच्छी कहानी का गुण नहीं है। बाकी और सभी जो ऑप्शन है वो सही है। कक्षा में पोषण विषय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए। अगला है कि एक दिशा निर्देश है भरना है खाली स्थान में, जो आपको यह व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है कि आपके पाठ में क्या सीखना और कैसे सीखना होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पाठ योजना। पाठ योजना एक दिशा निर्देश है जो आपको यह व्यवस्थित करने में मदद करता है कि आपके पाठ से क्या सीखना और कैसे सीखना हो। ठीक है। अगला प्रश्न, बृहद पाठ योजनाओं में पाठों की अवधि है। तो जो बृहद पाठ योजना होती है उसमें जो पाठों की अवधि होती है वो 35 से 45 मिनट तक की होती है। ठीक है। अगला, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य होता है शिक्षण के व्यवहार को परिवर्तित करना। ठीक है, शिक्षक के व्यवहार को। क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? तो देखिए, हाँ और ना दोनों अलग अलग दृष्टिकोण से दोनों लागू हों। अगला है कि शैक्षिक उद्देश्यों को सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित किया जाता है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, प्रत्येक स्तर का निर्माण पिछले स्तर के कौशल के अधिग्रहण के पर किया गया है। अगला है कि छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या अधिक महत्वपूर्ण है? तो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शिक्षक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कि BM का मतलब है, सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बजट मैनुअल। BM का मतलब यही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन। डेलिनेंट का अर्थ बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा डेवलपिंग लाइब्रेरी का नेटवर्क। दूसरा ऑप्शन DELNET। अगला है कि भारत में निम्नलिखित पुस्तकालयों में कौन सा सबसे पुराना पुस्तकालय है? बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। ये सबसे पुराना पुस्तकालय है। अगला प्रश्न कि सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न और उत्तर के माध्यम से। ठीक है, इससे सीखने में प्रोत्साहन मिलता है। अगला कि शिक्षण प्रक्रिया की सफलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को कितनी अच्छी तरह समझता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षण की खोज पद्धति की व्याख्या की जाती है? तो शिक्षण खोज पद्धति की व्याख्या जो है वो स्वतंत्र परियोजना अध्ययन के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न कि आपूर्ति प्रकार के प्रश्नों को इस रूप में भी जाना जाता है।
स्मृति और पहचान दोनों रूप में। अगला है कि सापेक्ष ग्रेडिंग को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मानक दंड संदर्भित मानदंड, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, जनसंख्या की विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या से इकाइयों के चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा नमूनाकरण। एक नमूना लेकर के हम लोग उसका पता लगाते हैं। पाठ्यचर्या की योजना बनाने और उसे लागू करने में स्कूल से किसका चयन होता है? संस्कृति का, वहाँ का कल्चर कैसा है। अगला है कि दो क्रमागत संख्याओं के समान स्तर की अवधारणाओं की पुनरावृत्ति में किस गुणवत्ता का अभाव होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर संगठन। अगला, शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए एक चुनौती है? तो शिक्षक के लिए जो चुनौती है वो है कि शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना, ये चुनौती है। सभी खान सर की तरह नहीं हो पाएंगे कि उसको एक हंसी मजाक के वे में भी समझा ले जाए। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा खाली स्थान है की ओर ले जाती है, समग्र विकास की ओर। जो स्टूडेंट के केंद्र को आधार बना करके शिक्षा दी जाती है वो समग्र विकास वाली होती है। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान भरना है कि देश में शिक्षा प्रणाली के नियोजन और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा NCTE। तीसरा। अगला है कि एक शिक्षक अपने शिक्षण में वीडियो, विजुअल्स, एड्स और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वे अधिगम को बढ़ाने के लिए इंद्रियों की अधिकतम संख्या का उपयोग करें। ठीक है। अगला कि एक शिक्षण सहायक सामग्री एक शिक्षक द्वारा पाठ सिखाने में मदद करने के लिए उपयोग की जाती है या इसे और अधिक रोचक बनाती है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा छात्र के लिए। अगला प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति कैसा रवैया अपनाया? तो सहयोग का। अगला प्रश्न, बिहार में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है 1। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी जिसने समाजवादी विचारों की नींव रखी? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने लिखा। असहयोग आंदोलन के साथ किस आंदोलन को जोड़ दिया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन को। अगला है निम्नलिखित में से कौन डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं? तो दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखा। वे पौधे जिन्हें बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं? तो लताएं होती हैं। चींटियां अपनी भावना के कारण एक पंक्ति में चलती हैं। गंध, वो गंध छोड़ती हैं इसलिए एक पंक्ति में चलती हैं। पाचन तंत्र की मांसपेशी थैली को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेट।
हमारे देश में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। यह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत नहीं है। कौन नहीं है प्रोटीन का अच्छा स्रोत? नींबू पानी। आधा लीटर का मतलब है 500 मिलीलीटर। किस ठोस के शीर्षों की संख्या सबसे अधिक है? तो घनाकार, इसमें शीर्षों की संख्या अधिक रहेगी। अगला है कि -35 - 7 प्लस उसके बाद -3 बराबर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा -39। अगला, 2 के सभी गुणक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सम संख्या। अगला, एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित करने पर भागफल होगा हमेशा सकारात्मक। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करना। जिसे थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है वैसे ओपीमीटर से क्या किया जाता है? तो रेखाएं। अगला, यदि किसी कूट भाषा में कुत्ते को शेर कहा जाए, शेर को चीता कहा जाए, चीता को भालू कहा जाए, भालू को हाथी कहा जाए, हाथी को बंदर कहा जाए तथा बंदर को बाघ कहा जाए, तो सूंड वाले जानवर को क्या कहेंगे? तो देखिए, जो सूंड होता है वो हाथी को होता है और इसमें हाथी को बंदर कहा जा रहा है, यानी कि जो सूंड वाला जानवर होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा बंदर। ठीक है। अगला, यदि किसी भाषा में पाटाना को राम इज गुड लिखा जाए तो उसी भाषा में मोहन का क्या अर्थ होगा? तो आपका हो जाएगा KA, तीसरा ऑप्शन। अगला है, पुरुष लिपिक चपरासी के बीच में कौन सी आकृति सही हो गया? तो देखिए, आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक पुरुष लिपिक भी हो सकता है, चपरासी भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, तीनों इसमें कॉमन हो जाएगा। ठीक है। अगला है, ये बताना है कि मतलब जैसे यदि यम का अर्थ है भागे है, के का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ प्लस है, टी का अर्थ गुणे है तो क्या होगा? तो ये आप लोग हल करेंगे तो आपका जो सही उत्तर आएगा वो आ जाएगा 10। अगला प्रश्न बोडो मास के आधार पर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आपका पेपर फर्स्ट था या स्टेट का पेपर फर्स्ट और यानी कि TGT के लिए उसको हल करेंगे और देखेंगे कि उसका क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ठीक है। नमस्कार।